कि मार्केट में अब पैसा जो है वो बेचकर बन रहा है। मतलब आप देखें आज भी फ्राइडे को भी यही हुआ था, सुबह एक रिकवरी आई, उसमें सेलिंग आई। आज भी सुबह, आज भी ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है निफ्टी का अब तक। हालांकि आज एक चीज़ मैं कहूँगा जो फ्राइडे से फ़र्क है कि आज दिक्कत सिर्फ निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी कोई ख़राब नहीं है कि जो ऐसा लगे कि कोई मार्केट कोलैप्स कर रहा है। और अगर निफ्टी पे भी आप देखेंगे तो 3-4 शेयरों की दिक्कत है मेनली वीरू, रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक। रोज़ कोई ना कोई निफ्टी को खींच रहा है बेसिकली नीचे, और इस वजह से मार्केट गिरा। आज देखिए रिलायंस 25 पॉइंट, इन्फोसिस 20 पॉइंट और एचडीएफसी बैंक 17 पॉइंट। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ज़्यादा तो ये 3 स्टॉक्स में ही हो गया। थोड़ा एलएनटी, तो थोड़ा सा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स का कुछ प्रेशर है, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा मार्केट में आज सेलिंग आई है वीरू। इस प्राइस पर व्यू क्या रहेगा? 25,050 आपकी स्क्रीन पे है और वहीं बैंक निफ्टी 20 डे पे ट्रेड करता हुआ। जैसे कि कुछ बड़े स्टॉक्स का उल्लेख करते थे आप अनुज, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग थोड़ा बहुत इन्हीं की तरफ अग्रसर है। 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब कैसे अप्रोच करे ट्रेडर इस बाजार को, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्लोजिंग व्यू अनुज? बिल्कुल, देखिए वीरू, बाजार में ना मेरा ये मानना है कि इस बार जो गिरावट आई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली इसलिए भी लेना है क्योंकि ये अर्निंग सीजन वाली गिरावट है। ये एक जियो पॉलिटिक्स से आई हुई, या कोई ब्रेंट क्रूड की वजह से आई हुई, या किसी और रीज़न से, मतलब कभी कभी जैसे होता है ना कोई ट्रिगर आया था, कभी टैरिफ टेंट्रम की वजह से, इस वजह से नहीं आई है ये गिरावट। ये गिरावट आज जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, इतना गिरने के बावजूद आज स्टॉक नहीं चल पाया, उल्टा और गिरा ही है। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट इस समय थोड़ा सा नंबर्स में कंफ्यूज्ड है, और अब ज़रूरत है कि 2-3 अच्छे नंबर्स आएँ। 2-3 अच्छे नंबर्स आएंगे तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट चेंज होगा, और हो सकता है आ भी जाएँ। इस वीक बड़े बड़े नंबर्स हैं। सैटरडे को फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सैटरडे को बहुत शानदार नंबर्स लाए, मान लीजिए। हो सकता है मंडे से ट्रेंड बदल जाए, ये भी पॉसिबल है मार्केट में। लेकिन अभी बेयर्स जो है ना, उनको एक बहुत समय के बाद एक लग रहा है कि हम भी गेम में हैं। अब तक तो आप देखें तो बेयर्स गेम से गायब थे, अब उनको भी लग रहा है कि वी आर बैक इन द गेम। ये वाली फीलिंग आ रही है उन्हें। अभी भी मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मार्केट जो है, ये ऐसा नहीं है कि बस वन वे कोलैप्स कर रहा है, लेकिन ट्रेंड कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेंड कमज़ोर है। निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। देखिए सपोर्ट है आपका 24,900 से 24,950 का, और अगर आप 24,900 के नीचे फिसले तो फिर 24,500 तक का फिसलने का एक डर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस 25,050 से 25,150 पर, और फिर 25,200 से 25,300 पर। अच्छा वीरू, ये मार्केट में ना रेजिस्टेंस मैंने लेवल आपको प्रोवाइड जरूर करें, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा स्क्रीन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए स्क्रीन जिस तरीके की है वो अपने आप आपको कुछ कह रही है कि वो बस लोग वेट कर रहे हैं कि इंट्राडे में पुल बैक जैसे ही खत्म हो हम बस सेल कर दें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें, और उससे पैसा बन रहा है बेसिकली। बस बैंक निफ्टी फिर भी रिलेटिवली अच्छा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 56,500 के ऊपर ही है हम। जब तक वो है तब तक ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, अगर 56,500 टूटा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और 57,000 के ऊपर अगर निकले तो फिर मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है। लेकिन अभी तो वो सब लेवल्स बहुत दूर दिख रहे हैं। 57,000 बैंक निफ्टी पर, 25,350 निफ्टी पर, ये तो अभी काफ़ी दूर दिख रहे हैं। चलिए, लेकिन सर क्योंकि चिट्ठियों का मौसम चल रहा है, अमेरिका से बहुत सारी चिट्ठियां कई देशों को मिल रही हैं, तो बताइए ये टैरिफ के मोर्चे पर अमेरिका में क्या हुआ है? ये टैरिफ के मोर्चे पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो हमारे काम की है वो ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक डील कर सकता है, और वो डील अच्छी होगी, और वो डील होगी 20% से कम टैरिफ पर। ये कहना है ब्लूमबर्ग का। ये अभी तक कहीं न तो ट्रम्प साहब की तरफ से आया है, न किसी और की तरफ से। ये ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आती हुई दिखी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ पहली तो ये। अब इसे ब्लूमबर्ग क्यों अच्छा मान रहा है? देखिए, हम हमारे हिसाब से देखें कि हमें 10% का टैरिफ चाहिए। ब्लूमबर्ग पूरी दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। उनका ये मानना है कि जहाँ डील करना मुश्किल हो रहा है दूसरे देशों के साथ, अगर वहाँ भारत के साथ डील हो जाती है, जहाँ दूसरे देशों पर बड़ा बड़ा टैरिफ लग रहा है, वहाँ अगर हम कम टैरिफ में छूट जाते हैं तो ये अच्छी बात है। ये बढ़िया है। इस बीच यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको 2 पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है ट्रम्प ने फिर से। मैक्सिको तो उनका पड़ोसी देश है। मैक्सिको तो आजकल उनका भारत पाकिस्तान टाइप हो गया। जैसे हमारे पाकिस्तान से रिश्ते, वैसे मैक्सिको से दीवार वीवार बना दी उन्होंने, बाड़ वाड़ लगा दी, सब कर दिए। मैक्सिको को बहुत सारे लोग उठा के भेजे हैं। सारे सस्ते लेबर वेबर अमेरिका में मैक्सिको से ज़्यादा आते हैं। तो मैक्सिको की तरफ से उन्होंने बिल्कुल वो तीसरा नेत्र खोल रखा है अपना ट्रम्प साहब ने। तो अब उस पर टैरिफ भी लगा दिया।
ईयू पर टैरिफ लगाना बड़ी चीज़ है 30% का, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ढेर सारे यूरोप के देश हैं, कुल 27 कुल 27 देश हैं। अब इससे हमारे लिए संकेत थोड़े से कमज़ोर होते दिख रहे हैं, ग्लोबल संकेत। तो पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल संकेतों पे बात करूं। अमेरिका में जो गिरावट रही है 350 अंकों की डाउ में, उसकी बड़ी वजह टैरिफ वॉर को लेकर ही है। टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं होती दिख रही है। आज फिर से डाउ फीचर्स कमज़ोर है, 200 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फीचर्स 100 पॉइंट नीचे है। क्यों? नया एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। 9 जुलाई की डेडलाइन ट्रम्प साहब ने तय की थी, 3 महीने की, 90 दिन की। कम नहीं होता किसी भी लिहाज से। किसी भी चीज़ पे आपको बातचीत करके समझौते पे आना है तो 9 सेकंड में हो सकता है, 9 मिनट, 9 घंटे, 9 दिन, 9 हफ्ते। 90 दिन बहुत होते हैं। लेकिन 90 दिन की डेडलाइन जो खत्म हुई, उसके आसपास ट्रम्प साहब कोई बड़ी डील नहीं कर पाए। मुझे आप एक देश बता दो, शुरुआत में ब्रिटेन के साथ की जो की, ठीक है, उसके अलावा एक कोई ऐसी बता दो कि ये बड़ी डील की साहब ट्रम्प साहब ने। 9 जुलाई की डेडलाइन पे किसी से कुछ नहीं कर पाए, रहे तो नाकाम है। बराबर, कोई अच्छी और बड़ी डील किसी बड़े देश के, ना हमारे साथ हुई, ना यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, ना कोई चाइना के साथ हुई। उसमें भी ब्राज़ील जैसे देशों पे लगा दिया, कनाडा पे लगा दिया, मेक्सिको पे लगा दिया, यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया। सो एक्चुअली देखा जाए तो 90 दिन खराब ही किए ट्रम्प ने, हुआ कुछ भी नहीं। दूसरा ये कि बाकी सब अड़े हुए हैं। क्लियर कट मामला है कि मामला खराब ही हो रहा है, सुधरा नहीं है, और इसलिए अमेरिका गिर रहा है। अमेरिका में जब जब टैरिफ का डर रहेगा, अमेरिकी बाजार घटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ है, मैं एक अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या सोचूंगा भाई 90 दिन के बाद भी अगर यही करना था तो 90 दिन खराब क्यों किए हमारे। अगर मैं अमेरिका का बिजनेसमैन हूँ या इन्वेस्टर हूँ, मैं तो ये सोचा था कि यार सर्टेनिटी आ जाएगी 90 दिन के बाद, मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है लाइफ में आगे, मैं बिजनेस किसके साथ कैसे कितना करूँ, मैं और इन्वेस्टमेंट डालूँ, अपना निकालूँ, नया प्लांट लगा रहा हूँ, रुकूँ या निवेश बढ़ाऊँ। ठीक है, मैं किसी दूसरे देश के साथ लेने देने की सोच रहा था, करूँ क्या, तो मैं 90 दिन के बाद वहीं का वहीं हूँ, कोई फर्क नहीं है। उल्टा चिंता वापस बढ़ गई, बीच में 90 दिन में थोड़ा आराम से बैठा था। सो एक्चुअली ट्रम्प पूरी तरह से फेल हो गए, 90 दिनों में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, ये चीज़ साफ दिख रही है। ठीक है, अब सोचो भारत के साथ 20% की डील की बात हो रही है, वो भी अच्छी दिख रही है। मतलब डील होना ही अच्छी बात हो रही है, अब तो ऐसा हो गया, डील ही नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरा ये समझना है कि इस लिहाज से देखा जाए तो ग्लोबल संकेत कमजोर है। उसके ऊपर देखो थोड़ा कच्चा तेल भी $70-71 की रेंज में आया है, वापस से सोना चांदी बढ़ने लगे, चांदी फिर से लाइफ हाई पे आ गई है। तो क्लियर कट ये संकेत कहीं ना कहीं ये तो दिखाई रहा है कि टैरिफ को लेकर मार्केट कंफर्टेबल नहीं है एकदम। एफआईएस की बिकवाली 10,000 करोड़ की बिकवाली ऑलमोस्ट महीने भर के बाद यहाँ देखने, मतलब काफी समय के बाद देखने को मिल रही है। कितनी बड़ी है सर टोटालिटी में देखे तो? बड़ी तो है, 5,100 करोड़ की बिकवाली कैश में की है। ये 26 जून के बाद की, 24 जून के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली है। 24 जून से आप समझ लो ना कितने हो गए, 15 दिन 3 हफ्ते हो गए। ठीक है, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के 10,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो जाती है, क्योंकि 3,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 1,600-1,700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो तीनों तरफ बिकवाली है, डायरेक्शनल बिकवाली है, ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया, घटा नहीं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 20% पे रह गई है। नया जी, शुरुआत की थी हमने इस सीरीज की 38% से, आज 20% पे आ गए। मतलब एफआईएस अपना एक्सपोजर कम ही कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट साइड पे बढ़ा रहे हैं। राइट, साफ शुक्रवार का सेशन, और हम शुक्रवार को बात भी कर रहे थे कि बड़ी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आने का डर है, क्योंकि डे लो पर आप जाकर बंद हुए और किसी लेवल से कोई एक भी रिकवरी का संकेत आपको शुक्रवार को मिला नहीं। देखो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बचे रहे, उसके बाद जिस तरह से दिया है, 2 वजह है, एक ट्रेड डील की चिंता है और दूसरा कमज़ोर नतीजे। ये दोनों ही बाजार पे थोड़े भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों की वजह से थोड़ा प्रेशर है। अब पॉइंट ये है कि एफआईएस का मूड जल्दी से बदलने का मामला दिख नहीं रहा है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी कैश में छोटे छोटे खरीदारी के आंकड़े आ रहे थे, मैं बार बार यही कहता था कि वो नहीं देखना है। फ्यूचर्स में देखो, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स कितने बेच रहे हैं, और अल्टीमेटली एक दिन दबा के बेच दिया शुक्रवार को 10,000 करोड़ का। मूड कैसे बदलेगा, जो हमने बड़े सवाल में लिखा भी था। और 2 चीज़ें हैं कि क्या बाजार ने 25,000 टॉप बना दिया। तो एक चीज़ तो क्लियर है, 25,669 का जो हाई बनाया था हमने बाजार पे 30 जून को, अब वो आसानी से पार होने वाला नहीं है। तो शॉर्ट टर्म टॉप तो एक बार आपके लिए बन गया 25,600-700 के आसपास का, क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मूड कैसे बदलेगा? मूड अभी आपके बदलने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमारी अपनी है, जिसकी वजह से एफआईएस बेच रहे हैं, वो एक कमज़ोर नतीजे। 2-3 बढ़िया नतीजे आए हैं बैक टू बैक।
सो कम से कम 2-3, चाहे वो आईटी को कोई दूसरे हो, 2-3 बढ़िया रिजल्ट आए तो थोड़ा सा लगे कि यार रिजल्ट उतना खराब नहीं जितना हम डर, या है खराब तो खाली आईटी के लिए, बाकी नहीं। कोई बैंक अच्छा रिजल्ट दे दे, करेक्ट। सो वो एक चाहिए। दूसरा ये कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि जब तक ट्रेड डील नहीं होगा अब धुक रहती है। धुक आप समझते हैं ना क्या बोलते हैं? डर नहीं, डर तो अलग चीज है। डर तो मन में होता है, धुक दिल में होती है। जब तक डील नहीं होगी तब तक वो धुक रहेगी मन में कि कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, कितना लगाएंगे। सो वो वाला डर जो है ना, वो ये दोनों चीज जब तक क्लियर नहीं हो रहा दिमाग से, दोनों में से जो भी पहले हो जाए बाजार गिरना बंद कर देंगे, दोनों हो जाए तो बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, दोनों में से एक हो जाए गिरना बंद कर देंगे, दोनों हो जाए तो बढ़ना बंद, और अगर थोड़ा करेक्ट होने के बाद आए तो बढ़ना भी शुरू कर देंगे। किस लेवल पे आती है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, 145 अंक नीचे से डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 100 अंकों की सुस्ती है। यूरोप के बाजार, आप फुट्सी को साइड में रख दे तो आधे से 1%, बाकी सब नीचे है। कच्चा तेल 70.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो नया देखिए, कमज़ोर तो है हम, लगातार चौथा दिन है आज जब हम कमजोरी के साथ बंद होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल है कम से कम 25,050 के नीचे बंद होते तो ज़्यादा दिक्कत थी, और 24,950 के नीचे तो और भी ज़्यादा। तो दोनों ही लेवल जो क्लोजिंग बेसिस पे उसको निफ्टी अभी तक तो बचा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो आप होल्ड कर ही सकते हैं। अब नीचे में आप 24,950 या 24,900 का आप एक पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर लें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी 150 नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 100 नीचे है। आज की स्क्रीन अब मिली जुली हो सकती है, पता नहीं, क्योंकि आज देखो दिग्गज देखोगे तो आपको लगेगा सेलिंग है, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। तो देखना ये कि आज के डेटा कैसे निकल के आते हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 20% पे रह गई। कोई बड़ी इवेंट, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। अब कभी किसी पे टैरिफ को लेके कोई ऐलान आ जाए, हम पर आ जाए, किसी पे आ जाए, वो आपको हमें पता है नहीं। सो मेरा ये मानना है तेजी और मंदी दोनों ही तरफ आपकी हेजिंग होनी चाहिए। मंदी की तरफ अगर तेजी की पोजीशन इसलिए हेजिंग होनी है कि बाजार कमजोरी का ट्रेंड दिखा रहे हैं, मंदी की पोजीशन इसलिए हेजिंग होनी चाहिए कि आपके 600 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गए और कभी कोई गलती से टैरिफ को लेकर खराब खबर आ जाए तो ये हल्के बाजार उछल भी सकते हैं। हल्के इसलिए कह रहा हूँ, पुट कॉल रेशियो देखिए 0.66 के आसपास निफ्टी का है, जो कि थोड़ा ओवरसोल्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है।